मैं हूं आपके साथ शीरीन। देश दुनिया की बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं आपके फेवरेट शो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। सबसे पहले खबरों की इंस्टेंट रील देखिए। वायनाड में पहाड़ कैसे टूटा, कितने लोग मौत के मुंह में समा गए, आशीष और अंकित की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दिल्ली के कोचिंग सेंटर पर एक्शन कहां तक पहुंचा, अहमद बिलाल के पास पूरा अपडेट है। पाकिस्तान के ग्वादर में गदर क्यों मचा है, बलूच मूवमेंट पर आसिफ कुरैशी डिटेल्स बताएंगे। देश में रेल हादसे कब रुकेंगे, झारखंड ट्रेन हादसे के बाद उठे सवालों को रविकांत की रिपोर्ट से समझेंगे। मगर सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। केरल के वायनाड में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, कई गांव बहे। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे दौरा। न रास्ते सलामत बचे, न घर सलामत बचे। सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया है, सब कुछ तबाह कर दिया है। ये मलबा, ये चट्टानें, ये उखड़े पेड़, ये तबाही की वो निशानियां हैं जो सैलाब अपने पीछे छोड़ गया है। वायनाड में तबाही का यह आसमानी दृश्य है। ड्रोन कैमरे की नजर से जमीन पर हुई तबाही साफ साफ दिख रही है। सोमवार देर रात भारी बारिश और लैंडस्लाइड से वायनाड के 4 गांव बह गए। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां जो भी रास्ते में आया बहता चला गया। मुंडक्की, चुरालमाला, अट्टामाला, नुलपुझा गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इन गांव के 400 से ज्यादा परिवार सैलाब की चपेट में आ गए। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से मुंडक्की गांव पूरी तरह तबाह हो गया। यहां अब भी 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। सड़कें बह जाने से एनडीआरएफ की टीम को मुंडक्की तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ। सुबह करीब 4:10 पर दूसरी बार लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड और भारी बारिश से लोग मलबे में फंस गए। रात के अंधेरे में आई तबाही के बाद यहां भगदड़ मच गई। लोग संभल पाते, इससे पहले ही सैलाब सब कुछ बहा ले गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नौसेना की मदद मांगी गई। एजमाला नौसेना एकेडमी से नौसेना की टीम वायनाड पहुंच गई है। सेना की 4 टुकड़ियां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैथिरी, कलपट्टा, मेपड्डी और मनंथावाडी में सभी अस्पताल अलर्ट पर हैं। वायनाड में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। आर्मी, नेवी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुड़ी हैं। लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। वायनाड हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। राहुल गांधी ने सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की। वायनाड हादसे पर पीएम मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात की और केंद्र की तरफ से केरल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वायनाड में हुई तबाही पर पीएम मोदी ने संवेदना जताई। पीएम ने लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया। घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार केरल को हर मदद मुहैया कराएगी। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वायनाड हादसे पर दुख जताया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से वायनाड में आपदा पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की अपील की। I have spoken to the Honorable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people if that compensation can be increased as well. कांग्रेस ने वायनाड हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। केरल के सीएम पी विजयन राहत और बचाव कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। राहत और बचाव कार्यों की जानकारी लेने के लिए सीएम विजयन स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस पहुंचे। सीएम ने फंसे हुए लोगों को जल्द निकालने का निर्देश दिया। वायनाड हादसे से जुड़ी जानकारी देने के लिए केरल सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की है। साथ ही आसपास के जिलों से भी मेडिकल टीम को वायनाड भेजा गया है। वायनाड तक जल्द राहत सामग्री पहुंचाने के लिए थामरसेरी दर्रे से होकर जरूरी वाहनों के अलावा दूसरे वाहनों के जाने पर बैन लगा दिया गया है। वायनाड हादसे के बाद केरल के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कासरगोड, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और मल्लापुरम में अतिरिक्त सावधानी बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 2 गांव पूरी तरह से बर्बाद हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालातों का जायजा लिया।
ये तस्वीरें बूढ़ा केदार में आई तबाही की हैं। बादल फटने के बाद यहाँ पहाड़ दर के और मलबे के साथ आया सैलाब सब कुछ बहा ले गया। लैंडस्लाइड और मलबे वाले सैलाब से तिलगढ़ और तोली गांव में भारी तबाही हुई है। तिलगढ़ गांव में 80 से ज्यादा परिवार रहते थे। लैंडस्लाइड से पूरा गांव तबाह हो गया है। गांव को खाली कराया गया है। यहाँ अब हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीर दिख रही है। लैंडस्लाइड हुआ और पूरा का पूरा जो गांव है, 80 से ज्यादा परिवार रहते थे, वो पूरा गांव चंद मिनट में पूरी तरह से तबाह हो गया। तोली गांव का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड में तबाह हो गया। यहाँ मलबे में दबकर मां बेटी की मौत हो गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एरियल सर्वे किया और तबाही का जायजा लिया। यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो है, एक तो लोगों का जो जरूरी जिन लोगों को विस्थापित करना है उनको विस्थापित कराया जाए, उसकी कार्रवाई पूरी करें। तबाही के बाद दोनों गांव को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। गांव वालों को अस्थायी तौर पर एक स्कूल में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा, बाढ़ में पुल बहा, घरों में घुसा पानी, भारी तबाही। ये तबाही के बाद की तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। देर रात जब लोग नींद में थे, यहाँ बादल फाट तबाही आई। रात 3 बजे के करीब तोश में बादल फटा। बादल फटने से तोश नाले में बाढ़ आ गई। तेज बहाव में 3 शेड और एक पुल बह गया। नाले के करीब बने कुछ होटल, गेस्ट हाउस और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ये भगवान का शुक्र है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। उनके घरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सरकार उस सारी जो नुकसान घरों को उसका जायजा ले रही है। पुल और सड़क बहने से तोश का संपर्क कट गया है। इससे कई पर्यटक गांव में फंसे हुए हैं। तोश नाला में बादल फटा, पानी का जल स्तर जो है बहुत बड़ा। 2-3 दुकानें थी, वो बह के चली गई। होटल का नीचे का पोर्शन भी बह गया। सोलंग घाटी के पलचान से सटे सरेही नाला का जलस्तर बढ़ने से मनाली लेह रोड पर ट्रैफिक बंद हो गया। नाले का पानी सड़क पर आ गया। नाले का जलस्तर घटने के बाद ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल दिया गया। 31 जुलाई और 1 अगस्त को हिमाचल के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने कुल्लू, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिलों में लैंडस्लाइड की चेतावनी भी दी है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से शिप्रा उफान पर, नदी किनारे बने मंदिर जलमग्न। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। शिप्रा अपने घाट से बाहर आ गई है। नदी किनारे बने मंदिर जलमग्न हो गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स डूब गए। शिप्रा के उफान को देखते हुए घाटों पर पूजा अर्चना बंद कर दी गई। श्रद्धालुओं के शिप्रा घाट पर जाने की रोक लगा दी गई है। शिप्रा में उफान के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर की जा रही मोटरबोट पेट्रोलिंग भी बंद हो गई है। सारी मोटरबोट शिप्रा के बीच में फंस गई। यह शिप्रा नदी का रौद्र रूप, सबसे ज्यादा रौद्र रूप है। जो शिप्रा नदी के सारे घाट जलमग्न हो गए हैं। जो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो मोटर बोट से पेट्रोलिंग की जाती थी, वो भी कहीं ना कहीं नदी के बीचों बीच पहुंच गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन शिप्रा का जल स्तर और बढ़ सकता है। उज्जैन में लगातार हो रही बारिश से एक मकान गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। उज्जैन में 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अब तक यहाँ 17 इंच बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 7 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद एक्शन का दौर जारी है। प्रशासन ने बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर्स को सील करने की कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली के नेहरू विहार में दृष्टि IAS कोचिंग सेंटर पर भी गाज गिरी। विकास दिव्य कृति वाले इस कोचिंग सेंटर को MCD ने सील कर दिया। ये कोचिंग सेंटर वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था। IAS की तैयारी कराने वाले कई कोचिंग सेंटर पहले ही सील हो चुके हैं। यहाँ पे 2000-2500 रुपया लेते हैं। क्या जो सुविधा मिलती है उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं, यहाँ पे हर कोई क्या नाम गुजारा ही कर रहा है, क्या नाम है सर्वाइव ही करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय भी एक्शन में नजर आई। प्रीत विहार में बेसमेंट में चलने वाले एक और कोचिंग सेंटर को सील करवा दिया। इधर 3 छात्रों की मौत के बाद स्टूडेंट्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद में भी आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया तो उधर बीजेपी ने मौन धरना दिया। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की जान चली गई थी। 5 करोड़ का कॉम्पनसेशन। सेकंड थिंग, जितने भी यहाँ पर PWD वाले, यहाँ पर फायर NOC वाले जो इशू करते हैं अथॉरिटीज, उनका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। कैजुअलिटीज का लिस्ट हमको दी जाए, उनके बारे में डिटेल्स पता लगी जाए।
छात्रों का यह भी कहना है कि इलाके की 80% इमारतों में ऐसे ही बेसमेंट वाला सिस्टम एक्टिव है। एजेंसियों को इस तरफ ध्यान देकर सभी इमारतों की जांच करानी चाहिए। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर पहली सरकारी जांच रिपोर्ट सामने आई। चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली सरकार की मंत्री को सौंपी रिपोर्ट। शनिवार को दिल्ली के राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी कैसे भरा, इसे लेकर मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में कई पॉइंट्स बताए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में बिल्डिंगों के बाहर पूरी चौड़ाई पर रैंप बने हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम से बाहर नहीं निकला। बिल्डिंग के बाहर रैंप के साथ मार्बल बिछाई गई है, जिससे नाले की सफाई नहीं हो सकती। राव कोचिंग सेंटर के बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल आसपास की संपत्तियों की तुलना में नीचे है। भारी बारिश से यहाँ 200 फीट के हिस्से में पानी जमा हो जाता है। जो पानी बरसाती नाले में जाना चाहिए वो पार्किंग एरिया की ओर बढ़ जाता है। ऐसे हालात में कोई अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए। बेसमेंट को सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन बेसमेंट के अन्य उपयोगों के चलते जान माल का नुकसान हुआ। कोचिंग के बेसमेंट में एंट्री गेट बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल लॉक सिस्टम के साथ था और घटना के समय छात्र समय पर बाहर नहीं आ सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई बिल्डिंगों के बाहर एक दीवार बनी है ताकि बारिश का पानी पार्किंग तक ना जाए, लेकिन राव कोचिंग सेंटर ने ऐसा नहीं किया और ना ही सुरक्षा कर्मियों की तरफ से ऐसी सतर्कता बरती गई। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे का आफ्टर इफेक्ट दूसरे राज्यों में भी देखने को मिला। मौत बांटने वाले बेसमेंट पर धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू हो गई। भोपाल के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की जांच शुरू हुई तो एमपी नगर के औरस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भी पानी भरा मिला। शासन ने बेसमेंट सील कर दिया। अभी हमने 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की है, कौटिल्य एकेडमी और औरस एकेडमी। कौटिल्य एकेडमी में जब हम पहुंचे तो ताला बंद था, उसको हमने सील कर दिया क्योंकि प्रथम दृष्टया बेसमेंट में संचालित हो रहा था। देख सकते हैं ये कोचिंग जो सेंटर है ये यहाँ पर बेसमेंट में चलाई जाती थी और बेसमेंट में चलने के कारण यहाँ पर जैसे ही मौके पर प्रशासन आया और इसके बाद इस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। सीएम योगी के निर्देश के बाद नोएडा में भी एक्शन दिखाई दिया। मानकों के मुताबिक नहीं चलने वाले प्राइवेट कोचिंग सेंटर सील किए गए। आकाश इंस्टीट्यूट का बेसमेंट सील कर दिया। लेकिन राजस्थान के कोटा में किसी ने सुध नहीं ली। अवैध रूप से चलते दिखाई दिए बेसमेंट में लाइब्रेरी और मेस, आग लगने या पानी भरने को लेकर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं दिखे। और मेरी लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है, स्पेस इतना है नहीं कि ऊपर बना सके और जितना है वो भी ऑक्युपाइड है। निश्चित तौर पे इस पर गवर्नमेंट को बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। पटना में भी कोचिंग सेंटर वाले सिस्टम की जांच शुरू हो गई। अधिकारी खुद मौके पर निरीक्षण करने पहुंच गए। कोचिंग सेंटर हादसे पर केंद्र सरकार ने 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अब कोचिंग सेंटर्स का कहना है कि सरकार दिल्ली में कोचिंग सेंटर चलाने और बनाने के नियम तय कर दे। वेनेजुएला के चुनाव में राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो की जीत के बाद हिंसा, वहां पर विरोधी सड़क पर उतरे और चुनाव में धांधली की शिकायत की। पूरे वेनेजुएला में सड़कों का यही हाल है। एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ पत्थर बरसाते प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए मदुरो के जीत के विरोध में सड़क पर ये विरोधी उतर आए हैं। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की है। हजारों लोग राजधानी काराकस में राष्ट्रपति भवन के पास पहुंच गए हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने रबर की गोलियां दागी। कुमाना में प्रदर्शनकारियों ने मदुरो की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के ऑफिस पर कब्जा करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने निकोलस मदुरो के बैनर को फाड़ डाला। मदुरो से पहले राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के कई पुतलों को गिरा दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मदुरो को 51% वोट मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि चुनाव में धांधली हुई है। मदुरो ने विपक्ष के प्रदर्शन को इंटरनेशनल साजिश बताया। वहीं अमेरिका ने कहा कि रिजल्ट में धांधली हुई है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। निकोलस मैडुरो पिछले 11 साल से सत्ता में है और इस चुनावी जीत के साथ वो 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गया है। अपने लीडर की कॉल पर बलूच गवादर की तरफ मार्च कर बढ़ रहे हैं। हजारों की भीड़ सारा सामान लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। क्या औरतें, क्या बच्चे, हर कोई इस्लामाबाद के खिलाफ इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहा है। बलोचों के आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना हर हथकंडा आजमा रही है। रास्ते में कंटेनर्स लगा दिए, निहत्तों पर फायरिंग की जा रही है।
लेकिन इसके बावजूद बलोचों का हौसला कायम है। आंदोलन को नई जान इसलिए भी मिली है क्योंकि बलोच एक्टिविस्ट महारंग बलोच गवादर में प्रदर्शन पर बैठ गई है। उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए हजारों बलोच निकल पड़े। आम लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं। मैं आप सब से यही गुजारिश करती हूँ कि आप सब लोग नस्लकुशी के खिलाफ आएं और बलोच तहरीक और बलोच यकजहती कमेटी का साथ दें। बलोचिस्तान के लोग चाहते हैं कि उन्हें इतनी आज़ादी दी जाए कि वो खुद का फैसला ले सके, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों को लगता है कि ये सब पाकिस्तान विरोधी है। जो संसद में आए तो मुल्क विरोधी फैसले लेंगे। पाकिस्तान की सरकार बंदूकों के जरिए बलोचों को डराना चाहती है। बलोचों का आरोप है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बलोचिस्तान के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। जिसका डर था वही हुआ। मिडिल ईस्ट में वॉर का एक और बड़ा फ्रंट खुल गया। इजराइल ने लेबनान पर रॉकेट अटैक कर दिया। बर्बादी, बारूद और धुआं इमारतें। ये हाल सदर्न लेबनान का है, जहां इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक किया। एक के बाद एक रॉकेट की बौछार कर दी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की ये टारगेटेड स्ट्राइक थी। इसमें चेबा शहर को निशाना बनाया गया। इससे पहले इजराइल की तरफ से शकरा में हमला किया गया था, जहां पर 2 लोग मारे गए, कई घायल हो गए। इजराइल का यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब कुछ दिन पहले गोलन हाइट्स इलाके में लेबनान की तरफ से हवाई हमला हुआ था। इस अटैक में बच्चों समेत 12 लोग मारे गए थे। इजराइल ने इस हमले के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस हमले से इनकार कर दिया। बीते साल हमास के आतंकी हमले के बाद से इजराइल की सेना वॉर सिचुएशन में है। गाजा में अब भी हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। हरिद्वार आए कांवड़ियों पर उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, और तो और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पैर भी धोए। नीचे हर की पैड़ी में कांवड़ियों का जमघट, और वहां पर आसमान से फूलों की बारिश करता उत्तराखंड सरकार का हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें हरिद्वार से आई हैं, जहां उत्तराखंड सरकार ने गंगा जल लेने आए कांवड़ियों पर फूल बरसाए। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ियों के चरण धोए। उत्तराखंड सरकार की ओर से हुए इस कार्यक्रम में आए एक एक कांवड़िए के सीएम ने पैर धोए और फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। शिव भक्तों का स्वागत होना चाहिए। ये हमारे धर्म ध्वजा लेके चलते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, और वो हमारे अतिथि भी हैं। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश और कांवड़ियों के पैर धोना, ये सब ऐसे वक्त में किया गया है कि जब धार्मिक यात्रा कांवड़ियों के उत्पात की वजह से विवादों में है। जिस वक्त उत्तराखंड के सीएम हरिद्वार में कांवड़ियों के पैर धो रहे थे, उसी दौरान यूपी से लेकर हरियाणा तक कांवड़ियों के हंगामे की तस्वीरें वायरल होने लगी। हरियाणा के फतेहाबाद से आई ये तस्वीरें कांवड़ यात्रा के नाम पर गुंडागर्दी की तस्दीक करती हैं। कांवड़ के नाम पर उत्पात मचाने वालों ने बच्चों की बस को निशाना बनाया, वो भी इसलिए क्योंकि बस उनसे टच हो गई थी। इसके बाद तो गुंडागर्दियों ने लगातार पथराव किया, बस के शीशे चकनाचूर कर दिए। हैरानी की बात यह है कि जब ये गुंडागर्दी हो रही थी तब पुलिस वाले सामने ही खड़े थे, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। कांवड़ वाले आ रहे थे तो उनका थोड़े से टच होने की वजह से झगड़ा हो गया, तो बस किसी से तोड़ दिए थे कांवड़ वालों ने, तो उनके खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के झुंझुनू में भी कांवड़ के नाम पर हुड़दंग मचा। पुलिस का कहना है कि लोहागढ़ सूर्यकुंड पर रात को भीड़ बढ़ी। वहां पुरुषों और महिलाओं के स्नान वाले अलग अलग घाट हैं, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स महिलाओं के घाट पर जाने की कोशिश करने लगे। जब नहीं माने तो लाठी चार्ज करना पड़ा। और हमने एक मुकदमा भी दर्ज किया है और हमने चिन्हित भी किया है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, के विरुद्ध हम विधि सम्मत कार्रवाई भी सुनिश्चित। तीसरी तस्वीर यूपी के गाजियाबाद से आई, जहां कांवड़ियों के एक ग्रुप ने वाइन शॉप को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो पर्दे से ढकी नहीं थी। कांवड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति आस्था का प्रतीक है, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की वजह से पूरी यात्रा की पवित्रता पर सवाल उठने लगे हैं। शासन को चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जाति जनगणना की मांग करने वालों पर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी से संसद में भारी हंगामा। राहुल गांधी ने कहा, अनुराग ठाकुर ने मेरा अपमान किया। बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में आज उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति जनगणना की मांग करने वालों पर टिप्पणी कर दी। अनुराग ठाकुर बोले, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है।
अनुराग ठाकुर की इस टिप्पणी पर विपक्ष ने भारी हंगामा कर दिया। अनुराग ठाकुर ने ये तब कहा जब वो राहुल गांधी के भाषण पर तंज कस रहे थे। राहुल गांधी बोले उनका अपमान किया गया है। सर, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दी। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। जब भारी बवाल मच गया तो अनुराग ठाकुर ने सफाई दी कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर। मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था। अनुराग ठाकुर ने जाति पर सवाल उठा दिया तो अखिलेश यादव भी बहुत गुस्सा हो गए। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। राहुल गांधी ने कहा जितनी भी गाली दो हम जाति जनगणना करा के दिखाएंगे। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कड़ा ऐतराज जताने से मामला तूल पकड़ गया। सदन की अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल को व्यवस्था देनी पड़ी कि सदन में कोई किसी की जाति नहीं पूछेगा। अग्निवीर के मुद्दे पर संसद में भिड़ गए अनुराग ठाकुर और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी नौजवान अग्निवीर को स्वीकार ही नहीं करता है। लोकसभा में चर्चा बजट पर हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अग्निवीर का मुद्दा उठा दिया। जो अग्निवीर वाली नौकरी है, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष को चैलेंज किया कि अग्निवीर योजना को अच्छी योजना साबित करके दिखा दें। इस पर अनुराग ठाकुर बोल पड़े। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। अनुराग ठाकुर के ये कहने पर अखिलेश ने भी रिएक्ट किया। जेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अनुराग ठाकुर तैश में आ गए तो अखिलेश ने भी तंज कस दिया। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। अपने भाषण के दौरान अखिलेश ने एक शेर के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। मैं जब सुनता हूँ सत्तापक्ष लोगों को तो मुझे वो लाइनें याद आ जाती कि वो झूठ बोल रहा था। बड़े सलीके से मैं एतवार न करता तो और क्या करता। इस बीच अखिलेश यादव समाजवादी संसदीय दल के नेता बन गए हैं, जबकि बाबू सिंह कुशवाहा उपनेता बने हैं। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने पर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज। कहा भतीजे ने चाचा को गच्चा दे दिया। आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। बहाना तो थे माता प्रसाद पांडे, लेकिन योगी ने इशारों में निशाना साधा अखिलेश यादव पर। विधानसभा में योगी ने ये तंज कसा तो सदन में जमकर ठहाके लगे। आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। सदन में बैठे शिवपाल यादव ने भी पलटवार में देर नहीं की। योगी से मुखातिब होकर बोले, आपके दोनों डिप्टी सीएम आपको गच्चा देने वाले हैं। हमें गच्चा नहीं मिला है। 27 में समाजवादी पार्टी 10 से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर वो आपको फिर गच्चा देंगे। पूरे सदन में तब जबरदस्त ठहाके लगे जब शिवपाल यादव ने सीएम योगी से कहा कि 3 साल हम आपके संपर्क में रहे, लेकिन गच्चा तो आपने हमें दे दिया। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। चाचा को गच्चा की गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दी। अखिलेश यादव ने इशारों में योगी पर कहा कि धोखा तो उन्होंने दिल्ली को दिया है। मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। अखिलेश यादव ने अपनी जगह माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया है। इस पद पर पहले शिवपाल यादव के नाम की भी चर्चा थी। क्या यूपी में बीजेपी के घमासान की पिक्चर अभी बाकी है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, हम सबके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी
मंच से घोषणा हो रही थी कि कार्यक्रम स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, लेकिन सीएम के मंच पर पहुंचने से पहले ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वहां से उठकर चले गए। मंच से घोषणा होती रही और केशव प्रसाद मौर्य जाते जाते मंच से कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर निकलने लगे। ये कल शाम उस वक्त की तस्वीरें हैं जब लखनऊ में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही थी। इससे पहले इसी कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य 2 टूक कह चुके हैं कि चुनाव सरकार के दम पर नहीं, पार्टी के दम पर जीता जाता है। चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। सरकार में मौर्य इस कार्यक्रम में ये भी कह गए कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उस पर ना जाएं। जो मीडिया या सोशल मीडिया में चल रहा होता है वह अलग होता है और जो होना होता है वो अलग होता है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिखे, लेकिन एक दिन पहले की तस्वीरों से कई अटकलें लगने लगी हैं। केशव प्रसाद मौर्य बैक फुट पर जाने की बजाय लगातार फ्रंट फुट पर हैं। ऐसे में यह साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी का यूपी वाला अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस आलाकमान से नाराज हो गए हैं अधीर रंजन चौधरी। बिना बताए पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में साइडलाइन चल रहे अधीर रंजन चौधरी सोमवार को पश्चिम बंगाल कांग्रेस की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा के लिए बैठक में अधीर रंजन के साथ ही राज्य के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य, अब्दुल मन्ना और दीपा दास मुंशी जैसे दिग्गज भी मौजूद थे। बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने अधीर को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहा। तब अधीर को मालूम हुआ कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। चुनाव के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ तीखे बयान दिए थे। ममता ने अधीर को लेकर नाराजगी भी जताई थी। तभी से अटकलें थी कि ममता से रिश्ते दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस अधीर रंजन को हटा सकती है। देखिए, मीटिंग कुछ नहीं हुई। बंगाल में कांग्रेस पार्टी को और ताकतवर करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, के अलावा और मीटिंग में कुछ हुआ नहीं। हालांकि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी को हटाया गया वो इस बात से नाराज हैं। पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेता थे अधीर रंजन चौधरी। केजरीवाल के बहाने इंडिया गठबंधन का दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन। केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य और विपक्षी नेताओं पर एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ दिया धरना। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस धरने का आयोजन किया तो आम आदमी पार्टी ने था, लेकिन उसमें इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। सीएम को जेल में ही रखना है, उनको बाहर में नहीं निकलने देना। ये तानाशाही नहीं है, ये षड्यंत्र नहीं है क्या बीजेपी सरकार का? इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं ने इस धरने का समर्थन किया। इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, एनसीपीएस के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत, सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई के महासचिव डी राजा समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। ना आप पार्टी का कार्यकर्ता डर रहा है, न हमारे ये समाजवादी लोग डर रहे हैं। हमारे संविधान में झूठा फंसाना नहीं लिखा है। बीजेपी का पता नहीं कौन सा संविधान है जिससे झूठा फंसा देते हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की साजिश की जा रही है। साजिश के तहत केजरीवाल की बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। इसी वजह से प्रदर्शन में बड़े बड़े नेता पहुंच गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही शिंदे सरकार ने उत्तर भारतीयों पर डाले डोरे। उत्तर भारतीयों के लिए लाडली बहन और लाडला भाई योजना का ऐलान। शिंदे सरकार महाराष्ट्र की महिला वोटरों को साधने में जुट गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तर्ज पर विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार उत्तर भारतीय लाडली बहन और लाडला भाई योजना शुरू करेगी। इसके तहत लाडली बहन योजना में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, लाडला भाई योजना में 12वीं पास युवक को हर महीने 6000 रुपए, डिप्लोमाधारी युवक को 8000 रुपए और ग्रेजुएट युवक को 10,000 रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र की बहनों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ के जो आप हिस्सा ले रहे हैं पूरे जोश इस स्कीम में शामिल होइए। सिर्फ 2.5 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आएंगी, उनको भी मदद करने के लिए महाराष्ट्र सरकार वचनबद्ध है। शिंदे गुट की शिवसेना मुंबई के उन इलाकों में खास तौर से फोकस कर रही है जहां उत्तर भारतीय ज्यादा तादाद में रहते हैं। रेल फिर डिरेल हुई है। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डिरेल मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।
हादसा झारखंड के चक्रधरपुर डिवीजन के राज खरसावा और बड़ा बम्बू स्टेशन के बीच हुआ। तड़के 3:30 बजे का वक्त रहा होगा जब मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा घायल हैं। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। हादसे की गूंज संसद में भी सुनाई दी। सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था और लगता है उसी के पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी कहां खामोश रहने वाले थे। एक्स पर लिखा कि भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। झारखंड में 6 महीने में तीसरा ट्रेन हादसा हुआ है। देश की बात करें तो 6 हफ्ते में ही 3 बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं, जिनमें 17 लोग जान गंवा चुके हैं। नवी मुंबई के यशस्वी शिंदे हत्याकांड में बड़ा अपडेट है। आरोपी दाऊद शेख पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। सवाल ये है कि यशस्वी को इंसाफ कब मिलेगा। यशस्वी की हत्या के बाद से ही दाऊद शेख फरार हो गया था। पुलिस 2 राज्यों में तलाश कर रही थी। आखिरकार कर्नाटक के गुलबर्गा के शाहपुर पहाड़ी इलाके से दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच की टीम हत्याकांड की पड़ताल करने दाऊद को नवी मुंबई ले आई है। इसका जब हमें मालूमात मिली उसके बाद हमने कुछ टीम फॉर्म की। बेंगलुरु में भी हमने, कर्नाटका में भी कुछ टीम भेजी। वहाँ पे कुछ लोकल इन्फॉर्मेंट्स और कुछ टेक्निकल एनालिसिस, इसके तहत हमने उसे एप्रीहेंड किया। 20 साल की यशस्वी 25 जुलाई को लापता हो गई थी। 27 जुलाई को झाड़ियों में शव मिला। बेहद बेरहमी से कत्ल किया गया था। कपड़े फटे थे, शरीर पर कई वार किए गए थे। चेहरा भी इतना बिगड़ गया था कि शव को पहचानना मुश्किल था। फांसी देना चाहिए और फास्ट ट्रैक के हिसाब से जल्दी मतलब मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। इस बीच मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन एक्टिव हैं। वीएचपी ने लव जिहाद का मामला बताया, जल्द फांसी की सजा की मांग की। उरण में यशस्वी शिंदे हमारी जो भीम कन्या है उसकी बर्बरता से हत्या हुई है। हमारी कन्याएं सेफ नहीं है। एक दिन पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी यशस्वी के परिवार से मिले थे। हत्या को लव जिहाद बताया था। इस बीच यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून और सख्त हो गया है। कोई भी शिकायत कर सकता है, उम्र कैद तक सजा हो सकती है। देश में सड़कों पर गड्ढे और गड्ढे से होने वाले हादसों को लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं। मुंबई में भी एक ऐसा ही प्रदर्शन हुआ, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा हटकर था। पोस्टर, बैनर और ढोल के साथ निकले ये लोग राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, जो कि मुंबई की सड़कों पर गड्ढों के लिए बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए निकले हैं। तस्वीरें घाटकोपर इलाके की है, जहां पर सड़क पर गड्ढों में पहले तो पेड़ लगाने की फॉर्मेलिटी की गई और फिर सड़क से गुजर रहे लोगों को सिरदर्द दूर करने के लिए बाम भी बांटा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के दौरान गड्ढों से हुए हादसों में कुल 158 लोगों की मौत हुई है। 2019 में सबसे ज्यादा 181 हादसे हुए, जिनमें 72 लोग मारे गए और 161 लोग घायल हुए थे। 2020 में 61 दुर्घटनाओं में 39 मौत दर्ज की गई, जबकि 2021 में 33 में और 2022 में 4 हादसे रिपोर्ट किए गए। 2022 में सबसे कम हादसे हुए। पिछले साल यानी 2023 में 61 हादसों में 29 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सड़क को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर बीएमसी हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये सिर्फ ब्यूटी पार्लर के मेकअप की तरह होता है, इसीलिए पहली बारिश में ही सच सामने आ जाता है। इस साल बीएमसी ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दायर करते हुए बताया था कि मुंबई की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए पिछले साल 273 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले एमएनएस की तोड़फोड़ की राजनीति। वर्ली में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं से भिड़े एमएनएस कार्यकर्ता, तो दूसरी तरफ अकोला में एनसीपी के नेता अमोल मिटकरी की गाड़ी तोड़ी। गमला उठाया और गाड़ी पर दे मारा। गाड़ी भी किसी आम आदमी की नहीं है, ये गाड़ी है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के एनसीपी के नेता अमोल मिटकरी की।
और गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ता। चंद दिन पहले ही अमोल मिटकरी ने राज ठाकरे को सुपारीबाज कहा था। इसी से नाराज MNS के कार्यकर्ताओं ने अकोला में अमोल मिटकरी की गाड़ी तोड़ी, हंगामा किया और नारेबाजी भी। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं का यह आक्रामक अंदाज मुंबई में भी दिखा। मुंबई की वर्ली विधानसभा क्षेत्र में MNS के कार्यकर्ताओं ने उद्धव गुट वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। 2019 में राज ठाकरे ने वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को समर्थन किया था, लेकिन अब राज ठाकरे की ही पार्टी वर्ली में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। मारपीट का कोई बात नहीं था। अगर कोई आपके आंग पे आ जाएगा तो वो शिवसैनिक है, तो हम भी महाराष्ट्र सैनिक है। कोई हमारे आंग पे आएगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अगस्त के पहले हफ्ते में राज ठाकरे महाराष्ट्र की यात्रा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी पार्टी में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। इंडिया के मेडल के अलावा पेरिस ओलंपिक की आज की दूसरी बड़ी खबरें क्या रही, दिखाते हैं ओलंपिक का रिकैप। भारतीय हॉकी टीम ने आज ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अपने तीसरे मैच में भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत ने दोनों गोल किए। क्वार्टर फाइनल से पहले भारतीय हॉकी टीम के 2 बड़े मैच बाकी हैं। कल यानी 1 अगस्त को भारत की टक्कर बेल्जियम से होगी, वहीं 2 अगस्त को भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए पेरिस पहुंच गए हैं। नीरज का जेवलिन थ्रो का क्वालिफिकेशन मुकाबला 6 अगस्त को है। पिछले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज ने इतिहास रचा था। बैडमिंटन के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने धमाल कर दिया। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में सात्विक और चिराग ने इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-13, 21-13 से शिकस्त दी। रंकी रेड्डी और चिराग पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। पेरिस ओलंपिक में मेडल टैली लगातार बदल रही है। अमेरिका को झटका देते हुए चीन, जापान और फ्रांस ने लीड ले ली है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 6 गोल्ड के साथ चीन पहले नंबर पर रहा, जबकि अमेरिका टॉप 5 में भी नहीं था। ऑनलाइन गेमिंग ने और एक जान ले ली। गेम का टास्क पूरा करने के लिए पुणे के 10वीं के एक छात्र ने 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके की रुणाल गेटवे सोसाइटी। 16 साल का उमेश अपनी मां और छोटे भाई के साथ यहां रहता था। पिता नाइजीरिया में जॉब करते हैं। 26 जुलाई की रात को उमेश खाना खाने के बाद अपने कमरे में गया और फिर आधी रात को 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को खबर दी गई। उमेश की मां ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे को 6 महीने से गेम की लत थी। खाना पीना भूलकर खुद को घंटों कमरे में बंद रखता था, अकेले बातें करता था। एक 16 साल का जो बच्चा है माइनर, उसने 14वें माले से कूदकर अपनी जान दी है। उसके इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये हमारे सामने आ रही है कि वो कुछ टाइप के गेम खेल रहा था। उमेश के कैमरे से बिल्डिंग के 3 डिजाइन मिले। एक में अपार्टमेंट और गैलरी से कूदने का टास्क बना हुआ दिखाई दे रहा है। गेम की कोडिंग भाषा में लिखे कई और कागज भी मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गेम के बारे में और टास्क के बारे में पता लगा रही है। उन लोगों को भी खोजा जा रहा है जिन्होंने गेम बनाया और खुदकुशी के लिए उकसाया। इस मामले को ब्लू व्हेल गेम से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्लू व्हेल गेम 2017 से भारत में बैन है। इस गेम की वजह से 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस, यूक्रेन, भारत और अमेरिका में 100 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। IPS अफसर के घर की टंकी में पानी खत्म हुआ तो फायर ब्रिगेड का टैंकर बुला लिया। मामला देहरादून का है। पूरी खबर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फायर ब्रिगेड का ये टैंकर आग बुझाने नहीं पहुंचा था, वो तो IPS अफसर के घर की पानी की टंकी भरनी थी। वाकया देहरादून के इसी कैनाल रोड का है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र कैडर की सीनियर IPS ऑफिसर अर्चना त्यागी का घर है, जहां पानी की कमी हो गई थी। उत्तराखंड में तैनात एक अधिकारी आगे आई और पानी सप्लाई करने फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई, जिसकी किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। लिहाजा ABP न्यूज़ वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। 1993 में महाराष्ट्र कैडर की IPS अर्चना त्यागी DG रैंक की अफसर हैं। वैसे बताया जा रहा है कि वीडियो जून महीने का है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि अगर ऐसे वक्त में कहीं आग लग जाती तो क्या होता। 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर रात 9:40 पर आपसे मुलाकात होगी। ABP न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।